हेलो स्टूडेंट, A2 केमिस्ट्री चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज द मेथड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो उस लेक्चर को देख लें, वो लेक्चर इससे लिंक्ड है। हमने प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा था कि व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज हम वो मेथड स्टडी करने जा रहे हैं जिससे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करेंगे। देखिए, जो मेथड हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करने के लिए, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ दैट मेथड। व्हाट आर दीज 4 कंपोनेंट जो आपने याद रखना है। सबसे पहले जिस एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होता है, हमें उस एलिमेंट का हाफ सेल बनाना होता है। उस एलिमेंट का हाफ सेल हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में बनाते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाफ सेल। हम इस सेटअप को हाफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेटअप में या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही होती है या रिडक्शन जो ज्यादा डोमिनेट कर रही होती है। तो एक ऐसा सेटअप जिसमें सिर्फ एनोड हो या कैथोड हो और उस पर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही हो, तो उस सेटअप को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाफ सेल। तो हाफ सेल हो गया एनी सेटअप दैट कंटेन्स एनोड or cathode favoring oxidation or reduction under standard conditions. It is known as standard half cell. स्टैंडर्ड हाफ सेल जब हम किसी एलिमेंट का बना लेते हैं तो हम इस स्टैंडर्ड हाफ सेल को कनेक्ट कर देते हैं हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर से, ताकि वोल्ट मीटर हमें रीडिंग दे सके, अपनी डिफ्लेक्शन से ये बता सके कि स्टैंडर्ड हाफ सेल जो हमने यूज किया है उसका कितना पोटेंशियल है। लेकिन ऑब्वियसली वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल होते हैं, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा वोल्ट मीटर हमें डिफ्लेक्शन नहीं दे सकता। तो वोल्ट मीटर पे रीडिंग लेने के लिए हम इसका सर्किट कंप्लीट करते हैं, इसका दूसरा टर्मिनल हम कनेक्ट कर देते हैं हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमने चूज किया हुआ है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल, जिसका पोटेंशियल हमने जीरो अस्यूम किया हुआ है। जी हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमने जीरो अस्यूम किया हुआ है, और हमने इसलिए जीरो अस्यूम किया हुआ है क्योंकि वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल होते हैं, तो दूसरे टर्मिनल से हमने ऐसा हाफ सेल कनेक्ट करना होता है जिसका पोटेंशियल जीरो हो और वो सर्किट भी कंप्लीट कर दे, और जो रीडिंग दे वोल्ट मीटर वो सिर्फ उस एलिमेंट का पोटेंशियल हो जिसका पोटेंशियल हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखें, वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल के साथ आपने हमेशा रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाना है जिसकी वोल्टेज हमने जीरो अस्यूम की होती है, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल एक्सटर्नल सर्किट भी कंप्लीट करता है। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल ना यूज करें तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता। और इंटरनल सर्किट जो हम 2 हाफ सेल का कंप्लीट करते हैं उसके लिए हम जो चीज यूज करते हैं उस सेटअप को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड हाफ सेल, लेकिन आपने याद रखना है इस मेथड में 4 कंपोनेंट हैं। तो पहला कंपोनेंट हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाफ सेल, और सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे सिंपल एलिमेंट जिंक के लिए। जिंक आपके माइंड में होना चाहिए, जिंक इज अ रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिव मेटल होने की वजह से it will favor oxidation, it will lose electron easily compared to reduction। कैसे इसका हाफ सेल बनाना है? जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का हाफ सेल बनाने को कहा जाए तो आपने सबसे पहले एक कंटेनर या एक बीकर में उसी एलिमेंट का कोई आयोनिक सॉल्यूशन लेना है। आयोनिक सॉल्यूशन लेने का मतलब यह है कोई ऐसा सॉल्ट लेना है उस कंपाउंड का जो वाटर में सॉल्युबल हो। जिंक सल्फेट ले लें, जिंक क्लोराइड ले लें। और अगर आपको ये आइडिया ना हो कि किसी भी मेटल का कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल या कौन सा इनसॉल्युबल है, तो हमेशा याद रखें नाइट्रेट्स ऑफ ऑल द मेटल्स आर सॉल्युबल। तो हमेशा आप मेटल नाइट्रेट ले सकते हैं बिकॉज ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लेंगे, हम जिंक का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लेंगे। हम जो सोल्यूशन लेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए, यानी कि उसके 1 डीएम क्यूब में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जिंक आयन की अमाउंट 1 मोल होनी चाहिए। 1 डीएम क्यूब में 1 मोल जिंक आयन होने चाहिए। ये सोल्यूशन हमने बीकर में ले लिया। अब इसको जिंक का हाफ सेल बनाने के लिए हम इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे जिंक मेटल। एक जिंक की प्लेट या एक जिंक का रॉड ले लेंगे और उस जिंक प्लेट या जिंक के रॉड को हम इस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। ये हमने जिंक प्लेट डिप कर दी इस सॉल्यूशन में। अब क्या होगा, जो ही कोई मेटल अपने सॉल्यूशन में डिप इन होता है, 2 प्रोसेस साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाते हैं। एक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस ये हो सकता है कि वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाए। मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद मेटल आयन बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम
ऑक्सीडेशन कहते हैं। और दूसरा प्रोसेस, जब मेटल आयन बनते हैं तो मेटल आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं, क्योंकि मेटल आयन जो है जो ही प्लेट से अलग होंगे तो वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे और प्लेट के ऊपर क्या छोड़ के आएंगे, प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से प्लेट आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अब इस प्रोसेस को हमने ऑक्सीडेशन का। दूसरा प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा, जो ही जिंक आयन सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे, जिंक आयन प्लेट की तरफ दोबारा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और प्लेट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस वजह से क्या होगा, जिंक आयन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा उसको हम कहेंगे रिडक्शन। तो इनिशियली जो प्रोसेस जिसका रेट फास्ट होगा वो ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, क्योंकि जिंक रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ऑक्सीडेशन का रेट फास्ट होगा, रिडक्शन का रेट स्लो होगा। एक स्टेज आएगा जब रेट ऑफ ऑक्सीडेशन और रेट ऑफ रिडक्शन इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, लेकिन उस इक्विलिब्रियम पे एक प्रोसेस दूसरे को डोमिनेट कर रहा होगा। डोमिनेट का ये मतलब है कि एक प्रोसेस बाय परसेंटेज ज्यादा हुआ होगा। जैसे जिंक जो है हमारा रिएक्टिव मेटल है, तो इस केस में हम अस्यूम कर लेते हैं कि 70% ऑक्सीडेशन हुई होगी और 30% रिडक्शन। तो इसका मतलब है डायनामिक इक्विलिब्रियम पे ऑक्सीडेशन डोमिनेट कर रही है। जब डोमिनेट ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो हमारी जो जिंक प्लेट है वो एनोड बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा जिस प्लेट पे होती है उस इलेक्ट्रोड को हम हमेशा एनोड कहते हैं। और एनोड को मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हमेशा वोल्टाइक सेल में एनोड पे चार्ज नेगेटिव हो जाता है। अब ये जो आपने हाफ सेल कंस्ट्रक्ट किया है, इस हाफ सेल को हम स्टैंडर्ड हाफ सेल कहते हैं, क्योंकि हमने सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई की हैं। आपने ये याद रखना है कि अगर कोई रिएक्टिव मेटल होगा तो हमेशा हाफ सेल में वो एनोड बनेगा। अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल होगा तो हमेशा वो हाफ सेल में कैथोड बनेगा, उस पर रिडक्शन होगी। मैं फिर बता रहा हूं, अगर किसी रिएक्टिव मेटल का आपको हाफ सेल बनाने को कहा जाए तो रिएक्टिव मेटल का हाफ सेल हमेशा एनोड बनता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल या कोई भी नॉन मेटल हो उसका आपने हाफ सेल बनाना है तो वो हमेशा कैथोड बनेंगे, बिकॉज दे विल अंडरगो रिडक्शन। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि प्लेट कैसे नेगेटिव हुई, प्लेट क्यों नेगेटिव हुई? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन तो लूज हुए, बिल्कुल सही सोचा आपने, इलेक्ट्रॉन तो लूज हुए, लेकिन प्लेट क्यों नेगेटिव हुई? तो उसके लिए मैं देखें एक राइट साइड पे आपको एक एग्जांपल शो कर रहा हूं। ये आप देखें एक बीकर में जिंक प्लेट को हमने डिप किया जिंक सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, जिंक एटम से जिंक एटम से आयन बना। जब जिंक एटम से आयन बना तो इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज है, चार्ज को कैरी करने के लिए किसी कैरियर की जरूरत है, तो कैरियर चार्ज के पास प्लेट थी। तो एटम को आप यूं इमेजिन करें, एटम से आयन बना और इलेक्ट्रॉन डिटैच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। तो इलेक्ट्रॉन तो प्लेट के ऊपर रह जाते हैं, लेकिन आयन जो है इट इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। तो जिसकी वजह से सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, प्लेट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई आप ऐसा मेटल लें जो लेस रिएक्टिव है, जो कोई नॉन मेटल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिडक्शन विल डोमिनेट। इस केस में आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयन निकल के प्लेट पे आएंगे और प्लेट से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जब प्लेट से इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो प्लेट पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के पॉजिटिव आयन वो प्लेट पे डिपॉजिट हो चुके हैं। तो हमेशा याद रखना है, A2 केमिस्ट्री में जब भी ऑक्सीडेशन होगी प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, और जब भी रिडक्शन होगी प्लेट पॉजिटिव होगी। ये एग्जांपल बेस्ट है जो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो एग्जांपल मैंने आपको बताई जिंक की कैसे हाफ सेल बनाना है, अब जितने भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करने को आपको A2 के एग्जाम्स में कह सकता है, वो बारी बारी जितने भी माइंड में आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं एड्रेस कर देता हूँ, और सबसे डिफिकल्ट जो भी हाफ सेल बनाने को कहेगा वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलिए स्टैंडर्ड हाफ सेल अब हम गैसेस के लिए बना लेते हैं, और सबसे कॉमन हाफ सेल जो हम बनाते हैं गैसेस के लिए वो है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल, देखिए इसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है, हाइड्रोजन इज अ गैस, इसको कंटेन करना मुश्किल है। तो जब भी कोई गैस या लिक्विड एलिमेंट होगा तो उसको कंटेन करने के लिए आपको एक ग्लास कंटेनर में यहाँ पे अभी शो करूंगा। आपने याद रखना है किसी भी गैस या लिक्विड
एलिमेंट का हाफ सेल बनाने के लिए आपको जो वो कंटेनर हमेशा यूज करना है, वो ग्लास कंटेनर गैसेस और लिक्विड को कंटेन करता है, उनको स्प्रेड आउट नहीं होने देता। तो एक बात तो ये हो गई, जब भी कोई हमारे पास लिक्विड या गैस है, हमने वो ग्लास कंटेनर यूज करना है। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब भी कोई नॉन मेटल हो, किसी नॉन मेटल का आप इलेक्ट्रोड बनाएं, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन तो कर लेगा, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन कैरी नहीं कर सकेगा, उनको पास ऑन नहीं कर सकेगा, उनको कंडक्ट नहीं करवा सकेगा। तो नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवाने के लिए हम जिस चीज की हेल्प लेते हैं वो है प्लेटिनम मेटल। तो हमेशा याद रखना है, जब भी किसी आपने नॉन मेटल का हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें प्लेटिनम यूज करना है, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट होता है, इनर्ट मेटल है, गुड कंडक्टर है, तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब इस गैस का हाफ सेल हमने, या किसी भी गैस का हाफ सेल हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और ये मेथड आप किसी भी लिक्विड एलिमेंट की कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। और ये बात आपको बताई थी मैंने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल इट इज यूज्ड फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द एक्सटर्नल सर्किट, इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द एक्सटर्नल सर्किट सिंस वी कनेक्टेड टू द सेकंड टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हमने ये अस्यूम किया हुआ है कि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल के साथ आप एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं जिसका पोटेंशियल आपने क्या अस्यूम किया हुआ है, 0। तो वोल्ट मीटर के साथ जब दूसरा आप हाफ सेल कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो रीडिंग उसी सेल का पोटेंशियल लिया जाएगा जिस हाफ सेल का आप पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक साइड तो आपने हाइड्रोजन लगाया हुआ है तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो 0 है, तो जो भी डिफ्लेक्शन होगी दैट वुड बी द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। आपको बात समझ आ गई होगी। मैं हाइड्रोजन का हाफ सेल आपके सामने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आपने बीकर लेना है, हाइड्रोजन का हाफ सेल है, इस हाफ सेल में आपने सोल्यूशन लेना है हाइड्रोजन आयन का। हमेशा जिस एलिमेंट का हाफ सेल बनाना है उसी का आयोनिक सोल्यूशन लेना है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोल पर डीएम क्यूब। ये कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए उस आयन की 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन जो है हमारा नॉन मेटल है, तो इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम इसमें प्लेटिनम फॉयल का छोटा सा पीस हम एक लेते हैं, थिन फॉयल लेते हैं, जिसको हम डिप इन कर देते हैं इस सोल्यूशन में, और इसके साथ हम ये प्लेटिनम है, इसके साथ हम यहाँ पे पूरा एक जो है प्लेटिनम वायर कनेक्ट कर देते हैं। एक और बात याद रखें, ये जो प्लेटिनम फॉयल है इसको हमने कोट किया होता है पाउडर्ड प्लेटिनम से। पाउडर्ड प्लेटिनम का क्या पर्पस है? पाउडर्ड प्लेटिनम इज यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लेटिनम टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये याद रखना है आपने, यहाँ पे जो प्लेटिनम की फॉयल यूज कर रहे हैं इट इज कोटेड विद पाउडर्ड प्लेटिनम। कोटेड प्लेटिनम का क्या पर्पस है? कोटेड प्लेटिनम इज यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। अब देखिए, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस है, गैस को कंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो हम उसके लिए एक स्पेशल ग्लास कंटेनर यूज करते हैं। जब भी किसी गैस या लिक्विड का आपने हाफ सेल बनाना है तो ये ग्लास कंटेनर आपको यूज करना पड़ेगा। ये ग्लास कंटेनर यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग है यहाँ पे एक वेल्व लगी होती है। जब हम इस ग्लास कंटेनर को फिल कर देते हैं गैस या लिक्विड से, तो हम उस वेल्व को क्लोज कर देते हैं ताकि हमारी वो गैस फर्दर लीक आउट ना हो। अब देखें, हमने इस ग्लास कंटेनर से, आप अगर प्लेटिनम फॉयल को देखें तो हमने प्लेटिनम फॉयल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। प्लेटिनम फॉयल दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड हुई है एक्सटर्नली कि ऊपर वाले पार्ट पे आके हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और नीचे वाले प्लेटिनम का जो फॉयल का पीस, जो पोर्शन है, उस पे हाइड्रोजन आयन दे विल कम इन कांटेक्ट। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे विल कम इन इक्विलिब्रियम बाय सेटलिंग ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम फॉयल। तो प्लेटिनम फॉयल को इसलिए हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, एक पोर्शन पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे, दूसरे पे हाइड्रोजन आयन, एंड दे विल कम इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ग्लास कंटेनर में जहाँ पे मैं ओपनिंग आपको बता रहा हूँ उस ओपनिंग पे वेल्व है, वेल्व ओपन करेंगे, हम इसमें इंजेक्ट कर देंगे हाइड्रोजन गैस। हम ये जो कंटेनर फिल करेंगे, ये हम फिल करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पे। हमेशा जब भी कोई गैस फिल करेंगे हम इस कंटेनर में, तो इसी प्रेशर और इसी टेम्परेचर पे फिल करेंगे ताकि सेम अमाउंट ऑफ ऑल द गैसेज मस्ट बी फिल्ड इन। ये अब आपने कर लिया। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में हाइड्रोजन
अगर ऑक्सीडाइज हो तो इससे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं। तो फॉरवर्ड जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है और बैकवर्ड रिएक्शन रिडक्शन है। इस वक्त हम इसको नहीं कहेंगे कि यह यहाँ पे ऑक्सीडेशन डोमिनेट कर रही है या रिडक्शन, क्योंकि हमने इसका पोटेंशियल जीरो अस्यूम किया हुआ है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल को किसी रिएक्टिव मेटल के साथ कनेक्ट करेंगे, रिएक्टिव मेटल में ऑक्सीडेशन होगी, उस वक्त रिएक्टिव मेटल एनोड होगा और हाइड्रोजन कैथोड बन जाएगा। उस वक्त रिएक्टिव मेटल एनोड होगा, हाइड्रोजन का हाफ सेल कैथोड बन जाएगा। लेकिन कभी अगर आप हाइड्रोजन को किसी नॉन मेटल के हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे तो नॉन मेटल्स प्रेफर टू अंडरगो रिडक्शन, तो नॉन मेटल कैथोड बन जाएगा और उस वक्त हाइड्रोजन का हाफ सेल ये एनोड बन जाएगा। नॉन मेटल कैथोड बनेगा और हाइड्रोजन का हाफ सेल उस वक्त एनोड बनेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है इस वक्त, क्योंकि इसका पोटेंशियल हमने जीरो अस्यूम किया हुआ है, हाइड्रोजन पे कोई भी प्रोसेस डोमिनेट नहीं कर रहा। लेकिन कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा डिपेंड करता है आप इसके साथ कौन सा कौन सा हाफ सेल कनेक्ट कर रहे हैं। रिएक्टिव मेटल के केस में हमेशा हाइड्रोजन का हाफ सेल कैथोड बन जाता है और लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल के साथ अगर कनेक्ट करें तो हाइड्रोजन का हाफ सेल हमेशा एनोड बन जाता है। ये बात आपने याद रखनी। अब इसी पे बेस्ड करके एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप स्केचिंग करें, कंस्ट्रक्ट एंड लेबल स्टैंडर्ड हाफ सेल फॉर क्लोरीन गैस। तो चलिए आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लें, इसके बाद मैं आपको शो कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। हर चीज़ आपने कंप्लीटली लेबल करनी है। स्टैंडर्ड हाफ सेल आपने बनाना है क्लोरीन गैस के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आपने स्केच कर लिया होगा हाफ सेल क्लोरीन के लिए, तो देखें उसको चेक कर लें आपने कितना सही करेक्टली आपने उसको स्केच किया और लेबल किया है। देखिए कोई कोई इतना डिफरेंस नहीं है। कंटेनर हमने लेना है, इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट अब जो होगा उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट होना चाहिए और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। सिंस क्लोरीन इज ऑल्सो अ गैस, तो आपको यही ग्लास कंटेनर जो मैंने लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के लिए यूज़ किया हुआ है, आपको यही ग्लास कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा। जब आप इसमें गैस क्लोरीन इंजेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका ग्लास के अंदर इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीनिश येलो, बिकॉज क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होता है। एग्जाम में आप ऐसा ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए, ये शो करने के लिए कि जो गैस का कलर होता है आपका कंटेनर वैसा ही फिल अप होके वैसा ही हो जाएगा। आप एग्जाम में बेशक इसको कलर ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपने क्लोरीन पंप इन की होगी ये रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर पे आपने की होगी। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये जो आपने इलेक्ट्रोड बनाया है क्लोरीन का, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल प्रेफर टू अंडरगो रिडक्शन। तो जब आप क्लोरीन को यहाँ पे क्लोराइड आयन के साथ इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे तो क्लोरीन विल अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सो कौन सा प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे डोमिनेट करेगा? इक्विलिब्रियम पे रिडक्शन डोमिनेट करेगी। जब रिडक्शन डोमिनेट करेगी तो इसका मतलब है क्लोरीन का जो हाफ सेल है इट विल बिकम कैथोड। रिडक्शन जब भी होती है वो इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड बन जाता है और उस पर हमेशा चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। हम लोग जो सेल पढ़ रहे हैं वो वोल्टाइक सेल हैं, तो हमेशा याद रखना है एनोड पे नेगेटिव होगा और कैथोड पे पॉजिटिव होगा। तो अब आपने ये बात याद रखनी है, किसी भी गैस या लिक्विड के लिए आपने स्टैंडर्ड हाफ सेल अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी कंस्ट्रक्शन का यही तरीका होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, कुछ और हाफ सेल स्केच करते हैं। अगर आपको कहा जाए स्केच एंड लेबल हाफ सेल फॉर द कॉपर, बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ आपको ये बात बता देता हूँ, कॉपर का हाफ सेल, कॉपर जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव, इट इज़ लेस रिएक्टिव मेटल। तो कॉपर का हाफ सेल जो आप बनाएंगे उसमें रिडक्शन डोमिनेट करेगी। ये स्केचिंग करें जल्दी से। ओके अगर आपने स्केचिंग कर ली है चेक कर लें, देखें कॉपर का हाफ सेल बनाने के लिए हम इसमें कॉपर का कोई भी सोल्यूशन लेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे वही कलर शो कर रहा हूँ सोल्यूशंस का जो एक्चुअल होता है। एग्जाम में आपको ये कलर शो करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप सिंपल सोल्यूशन शो करें और लेबल कर दें कि दिस इज़ कॉपर सोल्यूशन हैविंग अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब कॉपर मेटल है तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोड, कॉपर की ही प्लेट हम इसमें डिपिन कर देंगे, ये कॉपर होगा। और दो प्रोसेसेस आपको कहा था हमेशा हर हाफ सेल में स्टार्ट हो जाते हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, और उसके बाद आपने देखना होता है कि इसमें कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा। इस वक्त ये लेस रिएक्टिव मेटल है, मैंने आपको अभी शुरू में बताया था। तो लेस रिएक्टिव मेटल होने की वजह से कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा?
रिडक्शन डोमिनेट करेगी, और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे होती है उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है वोल्टाइक सेल में। तो ये हाफ सेल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कॉपर का। चलिए कुछ ऐसे हाफ सेल बनाते हैं जो थोड़े से डिफरेंट यूनिक टाइप के हैं, क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप लोगों के माइंड में नहीं होता कि इसके लिए हमने क्या करना है। जैसे देखें, एक यूनिक हाफ सेल हम बनाने लगे हैं सल्फर का। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि सल्फर इज अ सॉलिड, तो आपके माइंड में ये नहीं होगा कि सॉलिड मटेरियल को हम कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे अपने आयन के साथ। तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, आपने एक बीकर लेना है, इस बीकर में आपने 1 मोल सल्फर लेके उसकी एक लेयर आपने बीकर को बेस पे फिल कर देना है सल्फर, येलो सल्फर के साथ। अब ये जो सल्फर है आपका सॉलिड सल्फर हो गया। अब आपने ये सल्फर लेके इसी बीकर के अंदर आपने 1 मोल पर डीएम क्यूब सल्फर का सोल्यूशन लेना है जिसमें सल्फर के आयंस हों। कौन से सल्फर के आयंस होने चाहिए? सल्फाइड आयन। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन डाल देंगे, सोल्यूशन डालेंगे हम सल्फाइड आयन का। सोडियम सल्फाइड ले लें, पोटेशियम सल्फाइड ले लें, कोई भी ऐसा सोल्यूशन ले लें सल्फाइड का जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। अब आपने ये देखना है कि सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है तो हम इसका अपना कोई रॉड या प्लेट तो यूज नहीं कर सकते, हमें कोई कंडक्टर चाहिए। तो नॉन मेटल के केस में मैंने आपको बताया था हमेशा जो कंडक्शन के लिए हमें जो मेटल यूज करनी है वो प्लेटिनम है। तो आपने प्लेटिनम की फॉइल लेनी है और प्लेटिनम की फॉइल आपने इस तरह इसमें लगानी है कि हाफ प्लेटिनम जो है वो बरीड होना चाहिए सॉलिड सल्फर में, और बाकी हाफ वो डिप इन होना चाहिए सोल्यूशन में। आप इसको कनेक्ट कर दें प्लेटिनम वायर के साथ, ये आपका प्लेटिनम हो गया। जो दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, एक होगी सल्फर की रिडक्शन और दूसरी होगी सल्फर की ऑक्सीडेशन। लेकिन आप मुझे बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इस वक्त कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा? सल्फर इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में हमेशा, जी हाँ, रिडक्शन डोमिनेट करती है। जब रिडक्शन डोमिनेट करेगी तो आपका ये जो हाफ सेल है इट विल एक्ट एज कैथोड, और कैथोड पे हमेशा चार्ज पॉजिटिव होता है। तो देखें, एक बहुत डिफिकल्ट हाफ सेल जो स्टूडेंट समझते हैं उसको बड़ी इजीली हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। एक और इसी तरह का हाफ सेल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको जल्दी से स्केच करें। अगर आपको कहा जाए स्केच एंड लेबल स्टैंडर्ड हाफ सेल फॉर आयोडीन सॉलिड, आयोडीन इज ऑल्सो अ सॉलिड। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने स्केच कर लिया, इस केस में भी आपने क्या करना था, आपने एक लेयर लेनी थी, एक लेयर बनानी थी आयोडीन सॉलिड की, और इस आयोडीन सॉलिड के ऊपर आपने सोल्यूशन एक डालना था जिसमें आयोडाइड आयन होना चाहिए, और आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोल पर डीएम क्यूब। आपने प्लेटिनम की फॉइल लेनी है और प्लेटिनम फॉइल को इस तरह आपने यहाँ पे शो करना है कि हाफ इट मस्ट बी बरीड विद इन द सॉलिड आयोडीन, और बाकी हाफ जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिप इन होनी चाहिए। प्लेटिनम वायर से कनेक्ट कर दें। दो प्रोसेस यहाँ पे भी होंगे, रिडक्शन ऑफ आयोडीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। तो ये भी नॉन मेटल है, कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा? यहाँ पे भी रिडक्शन डोमिनेट करेगी, और इसलिए ये हाफ सेल भी कैथोड बन जाएगा और इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी हाफ सेल हमने अगर कंस्ट्रक्ट करना है, चाहे वो गैस है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है, तो हमने उसका कैसे हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करना है। लास्ट एग्जांपल्स कुछ आपको मैंने एक और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है जो लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था प्लेटिनम हम कब कब यूज़ करते हैं। प्लेटिनम हम यूज़ करते हैं जब भी कोई नॉन मेटल हो उसका हाफ सेल हम बना रहे हो, या फिर हम प्लेटिनम उस वक्त यूज़ करते हैं जब किसी सोल्यूशन में एक ही मेटल के दो आयन हों। तो वो एग्जांपल मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आपको उसकी रीज़न भी समझ आ जाएगी। देखें, अगर आपको कहा जाए आयरन का हाफ सेल बनाएं, तो एक हाफ सेल बनाएं आयरन कंटेनिंग Fe2+ आयंस। तो इस केस में क्या करना है, आपने बीकर लेना है, उसमें सोल्यूशन होना चाहिए Fe2+ का। आयरन 2 सल्फेट का सोल्यूशन ले लें, आयरन 2 क्लोराइड का सोल्यूशन ले लें, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोल पर डीएम क्यूब। आयरन मेटल है, मेटल कंडक्टर होते हैं, आप इसमें आयरन प्लेट या रॉड डिप इन कर सकते हैं। दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, Fe ऑक्सीडेशन एंड Fe रिडक्शन। लेकिन ऑब्वियसली आयरन रिएक्टिव मेटल है, तो जो प्रोसेस यहाँ पे डोमिनेट करेगा वो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये जो हाफ सेल है इट विल एक्ट एज एनोड, और एनोड पे हमेशा मैंने आपको बताया था क्या चार्ज होता है, प्लेट पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब इसी तरह का अगर मैं आपको हाफ सेल कहूँ कंस्ट्रक्ट करें, हाफ सेल ऑफ आयरन कंटेनिंग Fe3+।
आयरन का कोई कंपाउंड ले लें जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ हो, आयरन 3 क्लोराइड ले लें, FeCl3 कंस्ट्रक्ट करें जी। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने बीकर लेना है, उसमें सोल्यूशन लेना है आयरन 3 क्लोराइड का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर DM³ होनी चाहिए। उसमें भी आयरन इलेक्ट्रोड हम डिप इन करेंगे क्योंकि आयरन मेटल है, कंडक्टर है। दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे भी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन डोमिनेट करेगी, ये भी आपका एनोड बनेगा और नेगेटिव चार्ज होगा। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखें, अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करें कंटेनिंग, हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करें कंटेनिंग Fe2+ एंड Fe3+, ये दोनों आयंस एक ही हाफ सेल में प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, तो इस केस में आपने क्या करना है, ये बात आपने याद रखनी है। अब जब भी कभी एक ही सॉल्यूशन में किसी एक एलिमेंट के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, दो डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हो, तो आपने क्या करना है, आपने बीकर में सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन दोनों आयंस का एक एक मोल होना चाहिए। Fe2+ भी होना चाहिए 1 मोल पर DM³ Fe2+ भी होना चाहिए इसके अंदर, और 1 मोल पर DM³ Fe3+ भी होना चाहिए। यह आपने सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सॉल्यूशन में आप लोग इलेक्ट्रोड, प्लेट, रॉड कौन सा डिप करेंगे, आप आयरन का रॉड डिप इन नहीं करेंगे। क्यों आयरन का रॉड आप डिप इन नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि अगर यहां पे हमने आयरन डिप इन कर दिया तो या तो जो ऊपर जो मैंने लेफ्ट साइड पे इक्वेशन लिखी है, आयरन आयरन 2 के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करना शुरू कर देगा, या राइट साइड पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है, आयरन आयरन 3 के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करना शुरू कर देगा। हम लोग ये इक्विलिब्रियम नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि इस हाफ सेल में कौन सा इक्विलिब्रियम हो, इस हाफ सेल में आयरन 2 और आयरन 3 का इक्विलिब्रियम हो। उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हमने कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड देना है। तो प्लेटिनम हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड पे दोनों आयरन 2 और आयरन 3 दे विल कम इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दोनों दोनों आयंस एक दूसरे के साथ आके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहां पे अब आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट आयंस एक ही सॉल्यूशन में हूं तो उसी मेटल का इलेक्ट्रोड आपने डिप इन नहीं करना, वरना क्या होगा, वो मेटल खुद एक्टिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा और अपने किसी एक आयन के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा, जबकि हम इक्विलिब्रियम आयंस के दरमियान स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, जब भी हम किसी भी एक मेटल के दो आयंस के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं, हमेशा याद रखें रिडक्शन डोमिनेट करती है, और रिडक्शन डोमिनेट करने की वजह से ऐसा हाफ सेल हमेशा कैथोड बनता है और उस पर चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। हमने हाफ सेल की जितनी पॉसिबल टाइप्स हैं, किसी भी लेवल पे हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करने को जो पूछ सकता है, हमने वो सारे हाफ सेल कंस्ट्रक्ट कर लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।